नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षान अकेडमी पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका पेपर भी बहुत अच्छा जा रहा होगा और जिन दोस्तों का पेपर है वो बस आप खाली अच्छे से पढ़िए ना, जितने प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उनको अच्छे से देखते रहिए। दोस्तों देखिए क्या लिखा है, सफलता की सभी कहानियां सपने से ही शुरू होती हैं। सही बात है दोस्तों, आप अगर सपने नहीं देखेंगे तो आप उनको करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आप सपने देखिए और उन्हें करने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए, हौसला रखिए, आपके सारे सपने पूरे होंगे। बस उसके लिए आपको क्या करना है, सही दिशा में सही कोशिश करनी है। ठीक है, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चल रहा है। मैंने पहले ही बताया है, हिंदी के दोनों पेपर के लिए बहुत लाभकारी है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो आपका चाहे सेकेंड हो ना। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सीखना किसी स्थिति के प्रति डैश को दर्शाता है। बताइए क्या दर्शाता है। ऑप्शन 1 है आपका अभिक्रिया, दूसरा है सक्रिय प्रतिक्रिया, तीसरा है प्रक्रिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है सीखना किसी स्थिति की क्या दर्शाता है, सक्रिय प्रतिक्रिया को, यानी जब सक्रिय रहेंगे तभी सीखना पॉसिबल होगा, संभव होगा। तो यहाँ क्या बनाएगा, सक्रिय प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है दोस्तों। देखिए क्या पूछा है, भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती। पहला ही लाइन आपको देखिए असत्य दिख गया, लेकिन फिर भी हम लोग आखिरी तक पढ़ेंगे जरूर। देखिए क्या लिखा है, भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। सही बात है, भाषा क्या होता है, ज्ञान अर्जन का साधन होता है। भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है, ये भी बात बिल्कुल सही है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन गलत क्या है, भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती। अरे भाई भाषा क्या है, भाषा यही तो कार्य करती है, दो व्यक्तियों के बीच क्या परस्पर संवाद स्थापित करने का ही कार्य करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं। बताइएगा। ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। दोस्तों देखिए विकास में किस प्रकार सहायक है, नियम सिखाना, खाली समय का सदुपयोग करना, पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ये सब बात सही है, होती तो है, लेकिन सहायक किस तरह होती है, जब वो बच्चों की क्या कल्पना शक्ति का सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। जब बच्चों की कल्पना शक्ति उनके सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं तभी क्या वो सहायक होती है, कहानियां क्या सहायक होती हैं बच्चों के विकास में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भाषा एक डैश 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 विषय है। बताइएगा भाषा एक कैसा विषय है, क्या वो सैद्धांतिक विषय है, व्यावहारिक विषय है, नीरस है या चुनौतीपूर्ण है। नीरस तो बिल्कुल भी नहीं है, चुनौतीपूर्ण भी नहीं है, सैद्धांतिक भी नहीं है। भाषा एक क्या व्यावहारिक विषय है, ये व्यवहार द्वारा सीखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आगमन विधि। आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन सा शिक्षण सूत्र कार्य करते हैं। बताइएगा बताइएगा आगमन विधि में कौन से शिक्षण सूत्र लागू होते हैं। ऑप्शन 1 है आपका मूर्त से अमूर्त की ओर, कठिन से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ए और चौथा ऑप्शन है 1 और 3 यानी दोनों। देखिए दोस्तों ऐसा जो क्वेश्चन रहता है इसमें जो पहला देखिए, बहुत लोग पहला देख के ही मार देंगे, लेकिन नहीं, आप नीचे तक पूरा पढ़ा करिए। देखिए इसमें 2 ऑप्शन सही है, एक तो मूर्त से अमूर्त की ओर भी होता है, आगमन विधि मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर, दोनों पे आधारित होता है, यानी आपका 1 और 3 दोनों सही होगा, यानी आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। जो आगमन विधि होती है दोस्तों उसमें क्या होता है कि कोई चीज मूर्त चीज जो सामने रहती है ठोस वस्तु को दिखा के, अमूर्त चीज जो नहीं रहती उसका ज्ञात कराया जाता है ना। ठीक उसी तरह ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज ज्ञात रहती है वो ज्ञात को बता के तब फिर अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। बताइएगा बच्चों का लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। पहले ही काट दीजिए, जहां हतोत्साहित करे, बहुभाषिकता कभी भी हतोत्साहित नहीं करेगी दोस्तों। शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। नहीं, जटिल और कठोर चुनौती भी नहीं होती है। फिर देखिए
भाषा शिक्षण में बाधक है, बाधक बिल्कुल नहीं होती। जहां निगेटिव वर्ड्स आए और पॉजिटिव क्वेश्चन हो तो तुरंत काट दीजिएगा। फिर क्या है, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। क्या कहता है, क्या बहुभाषिकता एक संसाधन है, टीचर के लिए क्या एक संसाधन के रूप में माना गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को क्या बोलते हैं, सरक बोलते हैं। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। सड़क को देखिए, सड़क बोल रहे हैं, लापरवाही का होना, उनकी मातृभाषा का प्रभाव, उन्हें हिंदी ना आना, सुनने में समस्या। तो दोस्तों ये लापरवाही नहीं हो सकती है, हिंदी उनको आती है क्योंकि वो देखिए हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, सुनने में समस्या भी नहीं है, उनकी मातृभाषा का प्रभाव है ये। यानी जहां वो बोलते हैं वहां र को र बोला जाता होगा, सड़क को सरक बोल रहा है, ऐसा ही कुछ और शब्द भी वो गलत बोलते होंगे। तो ये क्या होगा, मातृभाषा का प्रभाव होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन ये है, यदि छात्र की डैश 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 इंद्रियों में दोष है तो वह ना भाषा सीख सकता है और ना अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, बताइएगा किस इंद्रियों में प्रभाव है। पठन कोई इंद्रिय नहीं होती दोस्तों, पहले ही इसको काट दीजिएगा। श्रवण है, दृश्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, अगर छात्र की श्रवण, कौन सी इंद्रियों में, श्रवण इंद्रियों में दोष है तो वह न वह भाषा सीख सकता है, न अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। सीधी सी बात है दोस्तों, जब वह सुन नहीं पाएगा तो वो भाषा सीखेगा कैसे। जब वह सुनेगा ही नहीं तो वो न उसे बोल पाएगा न उसे व्यक्त कर पाएगा। तो श्रवण इंद्रियों में दोष रहेगा तो न भाषा को अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है भाषा के आधारभूत कौशल बताइएगा हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक है, अंतः संबंधित है, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने बार बार कराया। भाषा के जो आधारभूत कौशल 4 है ना, कौन कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, आपके सुबोपल्ली ट्रिक से याद रखिएगा हमेशा। और इसमें क्या, ये हमेशा क्या रहते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, बताया ना, इंटीग्रेटेड रहते हैं, अंतर संबंधित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देते हैं। बताइएगा किस पर बल देता है। बच्चों के सुधार के लिए, लगातार परीक्षण के लिए, बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने के लिए, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने पर। तो दोस्तों देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या करता है, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करता है, लगातार अवलोकन करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, उसमें क्या कमी आ रही है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, ये सब पे आकलन करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका। चर्या, सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि डैश डैश में सहायक हैं। बताइएगा किस लिए सहायक है। भाषा और साहित्य को समझने, अधिक अंक प्राप्त करने, समय और श्रम की बचत करने, शिक्षक के कार्य के भार को कम करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, अधिक अंक प्राप्त करने, समय और श्रम की बचत करने और शिक्षक का भार कम करने, ये तीनों बात बिल्कुल गलत है। ये सब करने के लिए जो पाठचर्या, सहगामी क्रियाएं, ये सब के लिए नहीं कराई जाती हैं। आपका जो मेन है वो किस लिए, भाषा और साहित्य को समझने, मतलब उसको भाषा और साहित्य को अलग से और समझने के लिए ही पाठ्यचर्या, सहगामी क्रियाएं जो है वो कराई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है। बताइएगा। बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देना, पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास, श्रवण कौशल का विकास या लेखकों का परिचय। तो दोस्तों देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री, मतलब उनको अलग अलग तरह की भाषिक सामग्रियों से परिचित कराने के अवसर देना, यही आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कक्षा में करते हुए कुछ बच्चे गलत, कक्षा में भाषा का प्रयोग करते हुए कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग लिखते हैं, आप क्या कहेंगे। कक्षा में कार्य करते हुए कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलत वर्तनी का प्रयोग करते हैं, आप उसे क्या कहेंगे या क्या करने कहेंगे, बताइएगा। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध सामग्री का निर्माण करेंगे, शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे, बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे, गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए,
कक्षा में जो बच्चे गलत मतलब वर्तनी जो गलत अशुद्धियां लिखते हैं ना, उनको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट समृद्ध सामग्री जैसे शब्द दीवार हो गया, उनको बाल साहित्य ऐसी पुस्तकें अवेलेबल उपलब्ध कराएंगे जिससे बच्चे क्या जो वर्तनी है उनको देख के समझ के उनको सही कर सके। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रोहिन, रोहिन राजेंद्र को राजेंद्र उच्चारित करता है, इसके उच्चारण में बताइएगा क्या दोष है। दोष है जैसे राजेंद्र को राजेंद्र, धर्मेंद्र को धर्मेंद्र, ऐसे वो शब्द बोलता है, तो बताइएगा दोष क्या है उसका। प्रयत्न लाघव दोष है, नहीं ये लाघव दोष नहीं है। अन्य भाषाओं का प्रभाव है, क्षेत्रीयता का प्रभाव है, वह नागरी ध्वनियों से अनभिज्ञ है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, अन्य भाषाओं का प्रभाव भी नहीं होगा। ये कौन सा दोष है, ये क्षेत्रीयता का, उसकी क्षेत्रीयता का प्रभाव हो, जिस क्षेत्र से आता है वहाँ की बोली का, वहाँ का उसका प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइएगा। भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, ये तो आपके चौमस्की कहते हैं ना, तो ये तो नहीं होगा। परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है, ये यही आपका सही होगा, क्योंकि जो पियाजे वो क्या कहते हैं, भाषा क्या परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है, तो ये आपका सही होगा। नेक्स्ट भी देख लें, समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, तो समाज की बात आपका कौन करता है, वैगोस्की करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बाह्य उद्दीपन का परिणाम है, तो उद्दीपन वगैरह की बात कौन करते हैं, आपके स्किनर करते हैं, तो ये सब नहीं होगा। आपका जो मेन होगा वो क्या होगा, परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होते हैं, ये कौन कहता है, पियाजे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। नहीं है दोस्तों, पूछा है। देखिए, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, तो ये तो होगा ही। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, ये भी सही बात है। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता, और फिर लास्ट कर रहा है मानवीय मूल्यों का विकास। तो देखिए दोस्तों, मानवीय मूल्यों का विकास भी बहुत जरूरी है, लेकिन प्राथमिक स्तर भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता ये ज्यादा हो जाएगा, यही ऑप्शन गलत होगा आपका। यही उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है बताइएगा किस पर बल देता है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है, सीखी हुई बातों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अप्रेरणा का सिद्धांत होता है वो क्या, विद्यार्थियों को अप्रेरणा होता क्या है दोस्तों, यही होता है ना, विद्यार्थी किसी को प्रोत्साहन देना। अप्रेरित कब होते हैं, जब हम प्रोत्साहित होते हैं, तो ये किस पे बल देगा, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ जो है सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है, पूछ रहा नहीं है, सिद्धांत है या नियम नहीं है, बताइएगा। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ सामग्री का सिद्धांत, ये तो है। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम, या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का नियम। तो देखिए, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का नियम, ये भी आपका एक सिद्धांत, एक सूत्र है। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, ये भी सही है, लेकिन निश्चित से अनिश्चित नियम की ओर, ये आपका गलत है। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सूत्र होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर, ना कि निश्चित से अनिश्चित की ओर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यही फंसाने वाला क्वेश्चन होता है, लोग देखेंगे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन नहीं, आपका सूत्र जो होता है वो अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मतलब जो चीज नहीं पता होती वो बता के बच्चों को निश्चित की ओर ले जाया जाता है, ना कि निश्चित कोई चीज बता के अनिश्चित की ओर ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पूछ रहा है, बताइएगा। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती हैं, या फिर उपरोक्त सभी, बताइएगा कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल के साथ एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती, यही बात सत्य नहीं है। थोड़े से फेरबदल के साथ वो एक लिपि में लिखी जा सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 3 आपका होगा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निगमन विधि है। निगमन विधि क्या है, नियम बताकर उदाहरण देना, उदाहरण देकर नियम देना, भाषा का अनुकरण करने की विधि, बिना उदाहरण दिए भाषा सीखना।
तो दोस्तों देखिए, निगमन विधि क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर, नी से निगमन, नी से नियम, ये चीज जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, नियम बताकर उदाहरण देना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए, बताइएगा, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचान करते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग के अभ्यास करने लगते हैं। मतलब एक बार में नहीं, आराम से धीरे धीरे करके वो सीख जाते हैं भाषा का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक है, बताइएगा, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना, विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना, लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास कराना। तो दोस्तों भाषा शिक्षण के सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है, जब हम बच्चों को क्या बात करने के लिए देंगे, उनको समय देंगे कि वो परस्पर बातचीत कर सकते हैं, अपनी मातृभाषा में बात करें, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है, बताइएगा, नहीं पूछा है, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है। रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है, सही बात है। डेली के कार्य में हम लोग क्या एक दूसरे से बात करते हैं तो मौखिक भाषा ही ना यूज करते हैं। फिर दूसरा कह रहा है भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है, ये भी सही बात है। बच्चों को पहले क्या हम लोग मौखिक भाषा से शुरू करते हैं। फिर कह रहा है मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियां मिलती हैं, भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं है। ऐसा तो होता नहीं है। चलिए लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है, सही बात है। जो लोग अनपढ़ होते मतलब पढ़ लिख नहीं सकते हैं, वो क्या करते हैं, बोलचाल के द्वारा ही ना सीखते हैं, सीख लेते हैं, बहुत ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। लेकिन जो आपका ये गलत बात जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियां मिलती हैं। हाँ मिलती तो है, यहाँ तक सही है, लेकिन फिर क्या कह रहा है आगे, भले ही वो विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो, नहीं, जितने भी ज्ञान होते हैं वे विचारों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पढ़ना कौशलों में डैश 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 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइएगा क्या महत्वपूर्ण है। उच्चारण की शुद्धता, अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की जानकारी, द्रुत गति से पढ़ना। तो दोस्तों पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि जब तक हम उसका अर्थ ग्रहण करके नहीं पढ़ेंगे, तो मेन क्या होगा, अर्थ ग्रहण करना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौन पठन में मुख्यतः बताइए शब्द भंडार विकसित किया जाता है, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। बताइएगा मौन पठन में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, शब्द भंडार विकसित किया जाता है, नहीं, मन ही मन बुदबुदाते हुए नहीं, मेन क्या है, गहन अर्थ। मतलब मौन पठन क्या है, जब हमें उसका गहन अर्थ पता करना रहता है, उसको गहन अर्थ को आत्मसात करने के लिए पठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकलन, बताइएगा आकलन केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है। तो दोस्तों देखिए आकलन केवल वाला तो काट ही दीजिएगा, केवल यह नहीं बताता कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा है, पाठ समाप्ति पर किया जाता है, ये भी गलत बात है, मूलतः शिक्षक केंद्रित नहीं बाल केंद्रित होता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ये सही होगा कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, सही बात है। आकलन हमेशा पाठ समाप्ति पर, हमेशा जब जब जरूरत पड़ती है तो आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, बताइए कब होना चाहिए, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, प्रत्येक माह पर, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो दोस्तों उपचारात्मक कार्य कब होना चाहिए, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शिक्षक सहायक सामग्री का या के लाभ है, शिक्षक सहायक सामग्री यानी आपके TLM, ठीक है, उसके क्या लाभ हैं, इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है, इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है, सही बात है,
इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। तो दोस्तों देखिए तीनों बात सही कह रहे हैं। और लास्ट जो आपका लास्ट ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी, तो यहाँ तीनों बात सही है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइएगा क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अभिव्यक्ति, विचार, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, इनमें से कोई नहीं। बताइए सबसे ज्यादा क्या लिखित कार्य के लिए क्या आकलन में सबसे ज्यादा जरूरी होगा? अभिव्यक्ति, उनके विचार, वो कितना अच्छे से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने विचार कितने अच्छे से दे पाते हैं, बोल पाते हैं। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये था आखिरी क्वेश्चन। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट दोस्तों यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर जम के कीजिए, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच पाए। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आपको समय समय पर सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।